दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं विशेष करके शिक्षकों के लिए आयोजित होती है, उसके साथ मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको अपडेट देता रहूं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यह वीडियो है विशेष करके वैसे शिक्षकों के लिए है जो आने वाले भविष्य में नियोजित शिक्षक या फिर यूँ कहें कि आने वाले समय में एक राज्यकर्मी शिक्षक के रूप में यहाँ पर अपना सेवा देंगे। आज जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से निकल करके सूचना आई है जिसमें शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कुछ जो जानकारी दी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने सीटीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी या किसी भी इस तरीके के शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद बिहार में एक अस्थायी राज्यकर्मी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए आज का यह जो हमारा वीडियो है, न्यूज़ है, समाचार है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि रोजगार तथा शिक्षा विशेष करके बीएड, डीएलएड, एमएड तथा शिक्षक बनने के क्षेत्र में जो कुछ भी नई संभावनाएं होंगी उन सबों को लेकर के मैं हमेशा प्रयासरत हूं और कोशिश है कि आपके पास सबसे पहले उसकी सूचना पहुंचे। इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने यह घोषणा की है जिसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों एवं नए अभ्यर्थियों को एक साथ परीक्षा देनी होगी। नियोजित शिक्षकों एवं नए अभ्यर्थियों को एक साथ परीक्षा देनी होगी। इस पर बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी ने यह जानकारी दी है और इस पर हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह यह है कि 1,70,000 शिक्षक की वैकेंसी इसी सप्ताह अर्थात मई महीने में आ रही है। अभी मई का जो हमारा दूसरा सप्ताह चल रहा है, अधिक संभावना है कि मई के आखिरी तक जो है कि निश्चित रूप से इससे संबंधित सूचना आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, अर्थात हम तैयारी में लग जाएंगे कि कैसे हमें एक अच्छा शिक्षक बनना है, एक राज्यकर्मी का जो नियोजित शिक्षक है वह कैसे बनना है, तथा परीक्षा अब अगस्त के अंत तक हो जाएगी। परीक्षा की तिथि के बारे में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया हुआ है कि परीक्षा अगस्त के अंत तक हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि किस श्रेणी में कितने पद हैं, तो 79,943 कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षकों के लिए पद हैं और 32,916 9वीं एवं 10वीं के शिक्षकों के लिए पद हैं तथा 57,602 कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए पद हैं। और एक चीज़ में महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, 100 अंकों के जो भाषा के पत्र होंगे, पेपर फर्स्ट जो सभी माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक अथवा प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए अनिवार्य हैं, उसमें इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। 100 अंकों के भाषा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इस बात पर बहुत सारे हमारे जो बंधु हैं बहुत चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि पता नहीं उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है कि क्या, तो उनको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्या उनकी विशेष जो तैयारी चल रही है बीपीएससी के द्वारा। अध्यक्ष महोदय अतुल प्रसाद का कहना है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। रिजल्ट नवंबर में होगी तथा नियोजित शिक्षकों को मिलेगी उम्र की छूट। नियोजित शिक्षक जो भी हैं उनको उम्र की छूट मिलेगी। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए इसी सप्ताह वैकेंसी जारी होगी। आवेदन का समय 1 माह का होगा, अर्थात 1 महीने तक आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 तथा कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, 9 से लेकर के 10 तक तथा 11 और 12वीं के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों में कर ली जाएगी। जैसे कि फॉर्म यहाँ पर भरा जा रहा है 3 अलग अलग डेट में, उसी तरीके से परीक्षा भी 3 अलग अलग डेट में ली जाएगी। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। अगस्त के अंत तक परीक्षा भी 3 अलग अलग तिथियों में
ली जाएगी। रिजल्ट नवंबर के अंत तक हो जाने की संभावना है। 100 अंकों के भाषा पेपर में 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। 100 अंकों के जो भाषा के पेपर प्रथम भाग है, प्रथम जो पेपर है, पहला पेपर जो है उसमें 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है और इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस चीज़ का आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 150 अंकों के मूल पत्र में नेगेटिव मार्किंग होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के बारे में यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को दी है। नियोजित शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों की परीक्षा एक साथ ही होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट होगी। बात को फिर से रिपीट करता हूँ, नियोजित शिक्षकों एवं सामान्य अभ्यर्थियों को परीक्षा एक ही साथ होगी। नियोजित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट होगी। प्रश्न न तो बहुत कठिन होंगे और न ही बहुत आसान होंगे। परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों के जिले नहीं बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिले में होंगे। अर्थात जहां आपका घर है, जहां का आप अस्थायी पता देंगे, उस प्रमंडल में नहीं दे करके किसी दूसरे प्रमंडल में, लेकिन जिला आपका वही रहेगा। इस तरीके से दिए जाएंगे। परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के जिले नहीं बल्कि उसी प्रमंडल के दूसरे जिले में दिए जाएंगे। कदाचार करने वाले अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ 5 साल तक के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगा दी जाएगी। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक्स ऑर्थोटिफिकेशन कराया जाएगा तथा जैमर भी लगा रहेगा। यह परीक्षा संबंधित तैयारी को लेकर के बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कहा है। अब और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो प्रश्न के तौर पर उनसे प्रेस रिपोर्टर ने किया है, जिसका जवाब वो दे रहे हैं। इसे भी हमें ध्यान से देखना है। नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न क्या होगा, इसका प्रश्न जो उनसे किया, यह प्रश्न जो किया गया अतुल प्रसाद जी से, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे तो 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कट जाएगा, अर्थात 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी कि 0.33% नेगेटिव होगी। देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके कितने प्रश्न ऑप्शन में दिए जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन में जनरली हम लोग किसी प्रश्न का उत्तर जब लिखते हैं तो ABCD अर्थात 4 ऑप्शन दिए होते हैं, और यहाँ एक और दिया गया है ABCD 4 ऑप्शन के बाद 5वां नॉन ऑफ दीज का जैसे कि ऑप्शन आप देखते हैं। तो वैसी स्थिति में इनका कहना है कि यदि 5 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, अर्थात ABCD के बाद 5वां नॉन ऑफ दीज यदि कोई आंसर होता है, तो वैसी स्थिति में प्रत्येक नेगेटिव एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 आपके अंक कटेंगे, अर्थात 4 प्रश्न यदि गलत होता है तो उस पर 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं दूसरे तरफ यदि प्रश्न का ऑप्शन इस प्रकार से दिया जाता है कि 4 ऑप्शन में 1, 2, 3 यदि आपका उसका सही आंसर है तथा चौथा में या गलत आंसर है और चौथा में दे दिया जाता है कि नन ऑफ दीज अर्थात 4 ही ऑप्शन हैं, तो वैसी स्थिति में आपके जो अंक कटेंगे वह एक प्रश्न का गलत होने पर उत्तर 0.33% नेगेटिव मार्किंग होगी, अर्थात 3 प्रश्न के गलत होने पर आपके 1 अंक कट जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस रिपोर्टरों ने उनसे किया है कि कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कि आपका भी अंक और आपके मित्र का भी अंक एक ही आया और क्वालिफाइंग मार्क्स आप क्रॉस कर रहे हैं, तो पहले किनको लिया जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या लिमिट है। और वैसी स्थिति में जब छात्र एक ही अंक लेकर के एक से अधिक संख्या में छात्र पहुँचेंगे तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि समान अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र और फिर देवनागरी लिपि के नाम के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अमित और प्रकाश के अंक समान हैं और चयन इनमें से एक का होना है तो अमित की प्राथमिकता होगी, लेकिन उम्र में यदि प्रकाश अधिक है तो प्रकाश का चयन निश्चित रूप से पहले होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पुनः उनसे किया गया कि परीक्षा
में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा। कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए इंटर स्तर के प्रश्न होंगे, जबकि 9वीं और 10वां के लिए स्नातक स्तर के प्रश्न होंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए स्नातकोत्तर स्तर के प्रश्न होंगे। प्रश्न न तो बहुत कठिन होंगे और न ही बहुत आसान होंगे। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि संबंधित विषय के 100 अंक हैं, जबकि सामान्य ज्ञान 50 अंकों से होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जाता है। भाषा में 25 अंग्रेजी के प्रश्न हैं और 75 हिंदी और उर्दू तथा बांग्ला के, तो दोनों में 30% अंक लाना अलग अलग होगा। नहीं, 100 अंक में ही 30 अंक लाना होगा। अंग्रेजी के प्रश्न आसान होंगे, लेकिन हिंदी के प्रश्न बहुत आसान भी नहीं होंगे। चलिए अब आगे प्रश्न है इनका, जो उन्होंने इसका जवाब दिया, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला करके आपको 30 अंक लाने हैं। इंग्लिश के प्रश्न जो होंगे वह आसान होंगे, जबकि हिंदी के प्रश्न जो होंगे थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40%, पिछड़ा वर्ग के 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे। फिर से प्रश्न को सुनिएगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 40% तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी 36.5% से अधिक अंक पर शिक्षक बन जाएंगे। नहीं, सामान्य वर्ग 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, SC ST महिला दिव्यांग अभ्यर्थी 32% न्यूनतम अंक है। इतना आने पर ही वे प्रतियोगिता के रेस में होंगे। मान लीजिए किसी विषय में 100 सीट है, जबकि निर्धारित अंक के आधार पर 300 अभ्यर्थी आ गए, तो इसमें अधिकतम अंक क्रम से ही 100 अभ्यर्थी कोटिवार चुनी जाएगी। कहने का मतलब यह हुआ, इसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 100 सीट जैसे यदि आता है तो कोई भी विद्यार्थी 40% या 34% या 36% या 32% अंक लेकर के क्वालिफाई नहीं करेगा, बल्कि ऊपर से जितने भी अंक लेकर के आने वाले अभ्यर्थी होंगे वही अभ्यर्थी इसको पास कर सकेंगे। इस प्रकार से इनकी सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना है। मैंने TT भी पास की है और STT के 2 पेपर भी पास किए हैं, तो क्या प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए आवेदन दे सकता हूँ? हाँ, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में STT उत्तीर्ण हैं उसी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए गणित के साथ भौतिकी STT उत्तीर्ण हैं, लेकिन इन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। यदि कक्षा 9 और 10 के लिए STT में भी उत्तीर्ण हैं, 9 और 10 के लिए STT में भी उत्तीर्ण हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों के आवेदन कर सकते हैं। और यानी एक में गणित और दूसरे में भौतिकी हैं, तो कोई भी अभ्यर्थी गणित में STT के दोनों पेपर उत्तीर्ण हैं तो दोनों विषयों में आवेदन कर सकेंगे। मित्रों, यह जो लास्ट का प्रश्न है उसको मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसे प्रतियोगिता पास की हुई है जिसमें STT और अन्य CTT वगैरह भी इन्होंने पास की हुई है। उस मैटर को लेकर के थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास माध्यमिक, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक तीनों स्तर की योग्यता है। फिर वैसी स्थिति में उनका सिलेक्शन कैसे होगा, तो फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं। यदि आपने CTT, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तीनों ही पास की है, तो आपके लिए क्या कंडीशन लागू होगा, फिर से समझिएगा। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जिस विषय में STT उत्तीर्ण हैं उसी विषय के लिए आवेदन कर सकेंगे। अर्थात आपने STT जिस विषय के लिए आपने उत्तीर्ण किया हुआ है उसमें स्पष्ट किया गया है, आप उसी के लिए अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए गणित के साथ भौतिकी भी अगर आप उत्तीर्ण हैं, लेकिन दोनों में से एक विषय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे, अर्थात दोनों विषय की एक साथ नहीं कर सकेंगे। उसका कारण यह है कि जब परीक्षा होगी तो किसी एक ही तिथि में होगी और आप 2 जगह अप्लाई करेंगे तो आपका मेहनत और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। वैसी स्थिति में आप किसी एक के लिए ही आवेदन करें, क्योंकि दोनों विषयों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा जब भी होगी
एक ही साथ ही होगी और एक ही तिथि में होगी। तो आप दोनों जगह आप अप्लाई करते हैं तो वैसे में वह मान्य नहीं होगा। इसी में अगला पॉइंट है कि यदि कक्षा 9 और 10 के लिए STT में भी उत्तीर्ण हैं तो दोनों के लिए अलग अलग विषयों के आवेदन दे सकते हैं। यानी एक में गणित और दूसरे में भौतिकी है, तो कोई अभ्यर्थी गणित के STT के दोनों पेपर उत्तीर्ण हैं तो दोनों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। अर्थात सिलेक्शन के बाद यह फाइनल होगा कि आपका मैथ्स में जाएंगे या फिजिक्स में जाएंगे। 9th और 10th के लिए यह कंडीशन एप्लीकेबल किया गया है। तो आज का यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन जो BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा आया है। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हमारा आज का यह जो दिया गया आपके पास इन्फॉर्मेशन है बहुत ही उपयोगी होगा, कारगर होगा, और आप हमारे साथ आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार बने रहें, जिससे कि हमारा उत्साह और हमारा प्रयास भी बना रहे आपके लिए। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। एक नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी के रूप में बनने की तैयारी में लगे रहें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में नए विषय पर होगी, जिससे कि आपकी ज्ञान में वृद्धि हो। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें, और हम आपसे फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।